हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मोदी सरकार 2.0 का पहला साल पूरा हो रहा है। पिछले साल 30 मई को प्रधानमंत्री ने अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ ली थी। आज 29 मई है और अब वक्त आ गया है इन 365 दिनों के कामकाज का लेखा जोखा लेने का, सरकार के काम का पोस्टमार्टम करने का। आज दिन भर एबीपी न्यूज पर यह ई शिखर सम्मेलन चलता रहेगा। मेरी आपसे गुजारिश है, #ABP ई शिखर सम्मेलन के जरिए अपने सवाल, अपने सुझाव हम तक जरूर पहुंचाएं और आने वाले तमाम मेहमानों से हम वो चर्चा में उन सवालों को शामिल करते रहेंगे। मेहमानों में सबसे पहले सरकार की तरफ से मोर्चा संभाल रहे हैं सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता, देश के सूचना प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी। जावड़ेकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद और एक साल पूरा करने की सरकार को और आपको शुभकामनाएं। मेरा पहला सवाल प्रकाश जी, बगैर के ई शिखर सम्मेलन को जी बोलिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमें सबको मास्क लगाकर ही लोगों में जाना है, लेकिन अभी मैं मास्क उतारूंगा क्योंकि मेरे सामने रूम में कोई नहीं है, केवल आपका कैमरा है और कैमरा पर्सन भी बाहर है, तो अभी मैं ये उतार सकता हूं। जी बताइए। शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा बगैर वक्त गवाए क्योंकि बहुत सारे मेहमान हमारे पास दिन भर आने वाले हैं और सबसे पहला मेहमान आप ही हैं सरकार के आधिकारिक ऑफिशियल प्रवक्ता के तौर पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीते एक साल में बहुत सी उपलब्धियां रही आपकी सरकार की, 370 से लेके एनआरसी से लेके सीए से लेके, जो विपक्ष अपने तरीके से देखता है लेकिन आप उसको अपनी उपलब्धि मानते हैं। लेकिन बीते 4 महीने जो हैं वो दुनिया में और हिंदुस्तान में कोरोना काल के समय पर तो देखे गए। क्या आपको लगता है कि ये बीते 6 साल का सबसे कठिन समय इस वक्त सरकार के सामने, सबसे कठिन चुनौती मोदी सरकार के सामने है? ये केवल मोदी सरकार के लिए कठिन समय नहीं है, पूरे विश्व के लिए कठिन समय है। क्योंकि ये संकट कैसे आया, कब जाएगा, उसका उपाय क्या, इसमें अब सारी दुनिया अंधेरे में है, पता नहीं है, उपाय की खोज नहीं हुई है। और इसलिए हमें समझना चाहिए कि ये संकट सबसे भारी संकट है और ये मानवीय संकट है, क्योंकि लोगों को तकलीफ होती है। लॉकडाउन करे तो भी तकलीफ है, लॉकडाउन नहीं करे तो इन्फेक्शन बढ़ने से भी तकलीफ है। अपनी परिस्थिति को संभाल कर और गरीब मजदूर या गरीब जिसका हाथ पर पेट होता है उसके लिए तो ये कठिन दौर आता है और इसीलिए सरकार ने पहले उनके लिए काम किया। पर यह इल्जाम है प्रकाश सर आप पे, आपकी सरकार पे, कि आप लोगों ने बगैर सोचे समझे, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं रिपीट कर देता हूं अपना हेलो। हाँ, ये इल्जाम लगाया देश की तमाम विपक्षी पार्टियों ने कि सरकार ने बगैर सोचे समझे लॉकडाउन लगा दिया। पहले कहा कि 21 दिन रहेगा, फिर आप उसको बढ़ाते बढ़ाते अब करीब 60-70 दिन तक ले आए हैं और अब लॉकडाउन 5 की नौबत आ रही है। क्या आपको लगता है कि शुरुआत में सरकार से कुछ चूक हो गई? बिल्कुल नहीं, उल्टा आज हमने देखा जब 3 दिन में संख्या डबल हो रही थी तब भारत ने लॉकडाउन घोषित किया। आज 14 दिन के बाद संख्या डबल हो रही है, तो ये परिणाम लॉकडाउन का है। दूसरा, अगर लॉकडाउन के बारे में अमेरिका जैसे देशों में, इंग्लैंड, फ्रांस जैसे देशों में भी बड़ा कंफ्यूजन रहा, लेकिन उस कंफ्यूजन के चलते आज उनके यहाँ मौतें 1 लाख अमेरिका में हो गई, 25-30 हजार, 40 हजार ऐसे मौतें इन बड़े देशों में हो गई। तो ये जो है और हमारी स्थिति, इसमें बहुत अंतर है। हमने नुकसान को कम पर रोका है, ये सफलता समय चलते किया है। और ये किसी ने नहीं कहा कि 15 दिन में लॉकडाउन खत्म होकर सारी दुनिया आबादी से फिर से पहले जैसे हो जाएगी। उल्टा है, लोग ये समझ चुके हैं कि हमें कोरोना के साथ जीना है, यानी संभालना है खुद को, कि डर का माहौल नहीं करना है, लेकिन हाथ साफ साफ कर रखना है, मुंह पे मास्क लगाना है, जब लोगों में जाओगे तो 6 फुट की दूरी बनानी है और संभव है उतना घर में रहना है। ये 4 चीजें करेंगे तो हम कोरोना को मात दे सकते हैं। प्रकाश जी, आपने जो बात की वो बिल्कुल फैक्चुअल है कि शुरू में 3 दिन में डबलिंग हो रही थी, अब 14 दिन में डबलिंग हो रही है। तो ये एक तरीके से भारत की एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है।
लेकिन सर हम दुनिया भर की तस्वीरें देख रहे हैं। आज हम एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं। जैसा माइग्रेशन, जैसा पलायन हिंदुस्तान में हुआ है 140 करोड़ लोगों का, वो तस्वीरें दुनिया में कहीं नहीं देखने को मिली। मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं कि क्या शुरू में एकदम से 4 घंटे की बजाय 4 दिन का नोटिस देकर अगर लॉकडाउन लगाया जाता तो आज मजदूरों की ये स्थिति नहीं होती? नहीं, ऐसा मैं मानता नहीं। उसके 2-3 कारण है। मजदूरों को भी पहले 15 दिन तो लगा कि भाई 21 दिन कि भाई 21 दिन के बाद ये होगा, शुरू होगा कल कारखाने, लेकिन 42 दिन के बाद शुरू होने लगे। फिर दूसरा बात हुआ कि उनको डर बैठ गया। डर बैठने के बाद किसी भी आदमी को लगता है मैं परिवार के साथ जाऊं, उसमें कोई अननेचुरल नहीं है। तो नैसर्गिक प्राकृतिक भावना है कि हमें घर के पास जाना है और इसलिए लोग गए हैं, वापस भी आना शुरू हुआ है। तो ये घर जो गए हैं, आप देख लीजिए पिछले 15 दिन में लगभग 5000 ट्रेनों से 60 लाख मजदूर ये आज घरों में सुरक्षित रूप से पहुंच गए हैं। और 60 लाख कोई छोटी संख्या नहीं होती। और बसों से भी 10-20 लाख लोग पहुंचे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्टोरेशन हुआ है। लेकिन अगर चर्चा ही करनी पड़ेगी तो कभी जरूर चर्चा करो कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा जैसे भाग अविकसित क्यों रहे, वहां रोजगार क्यों नहीं पैदा हुआ, वहां से लोगों को पलायन करके क्यों आना पड़ा शहरों में। ये भी एक अध्ययन का विषय है, लेकिन आज उसका मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन उनकी अर्थनीति भी जिम्मेवार है कि जिन्होंने पलायन ये देश का एक नियम बनाया। ठीक है, लेकिन एक चीज और बताइए प्रकाश जी, आज की तारीख में अब मॉनसून दस्तक दे रहा है। 1 जून को कह रहे हैं कि केरल में आ जाएगा, 10 से 15 जून तक वो आपके अपने गृह प्रदेश यानी महाराष्ट्र में पहुंच जाएगा। महाराष्ट्र मुंबई में 15 जून के आसपास आ जाता है। इन परिस्थिति में जब मुंबई में सबसे अधिक केसेस हैं, जब सबसे अधिक मामले चल रहे हैं, आपको लगता नहीं कि मॉनसून के आने से परिस्थितियां और विकराल हो सकती हैं मुंबई में खास तौर पे? मुझे मुंबई का जो है समस्या वो सीरियस तो है ही। और क्या कम्युनिटी का प्रसारण हुआ है, क्या हुआ है संक्रमण, विशेषज्ञ लगे हैं। और विशेषज्ञों के साथ साथ पूरे प्रशासन भी अब लगा है। मुझे लगता है वो सीरियस है। उनको प्रतिक्रिया में और काम करने में देरी निश्चित हुई, लेकिन देरी के बाद अब संभले, यही इच्छा है। केंद्र सरकार उनको संभलने के लिए पूरी सहायता करेगा, यही मैं कह सकता हूं। आपको लगता है कि आपके पुराने साथी शिवसेना उद्धव ठाकरे इस परिस्थिति को नहीं संभाल पाए? ऐसा है, मैं आज राजनीतिक टिप्पणियों का दिन नहीं मानता। आज हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में विश्वास करते हैं। प्रधानमंत्री ने 5 बार मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। उनके सुझावों को ध्यान में लेकर ही हर बार लॉकडाउन में ढिलाई दी जा रही है और ऐसे ही आगे भी होगी। तो ये जो चल रहा है, क्योंकि जान भी जहान भी, तो जान बचाने में हम दुनिया के तुलना में बहुत सफल रहे। अब जहां बचाना यानी जहां रोजगार बचाना, ये चैलेंज है। मजदूरों का, प्रवासी मजदूरों का मुद्दा है, वो एक तरह से अभी 4-5 दिन में, मुझे लगता है 1 सप्ताह में सारे मजदूर जिनको जाना है वो पहुंच जाएंगे और इसलिए वो मुद्दा समाप्त हो जाएगा। फिर वो वापस कैसे आएंगे, वो अपने मर्जी से आएंगे। तो वो भी एक मुद्दा है। आपको लग रहा है वापस आएंगे अभी कि हाल फिलहाल में ये मजदूर वापस शहरों की तरफ अभी आएंगे? कुछ लोग अभी आएंगे, कुछ लोग बाद में आएंगे। वो आदमी साधारणतः बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा के लोग जहां भी काम करते, महीने में, साल में 1 बार जाते हैं तो 2 महीने रहते हैं। तो आपकी सरकार, क्योंकि आपने कहा कि जहां भी बचाना है, तो जहां को बचाए रखने के लिए क्या कोई इंसेंटिव स्कीम ला सकती है ताकि ये लोग वापस अपने कामकाजी क्षेत्र में पहुंच जाएं, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जहां से भी निकले हैं? ये आत्मनिर्भर भारत का पैकेज का मूल आत्मा वही है कि जहां भी शुरू हो, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो, भारत को एक नई दिशा मिले। जो बहुत सालों से सुधार हो नहीं रहे थे, वो इसी समय करके करना है। क्योंकि
यही उचित समय है जब देश मूलभूत सोचने पर बाध्य है और इसलिए बहुत सारे नए सुधार हैं। इससे मजदूरों की सेवा शर्तों में बहुत अच्छे सुधार होंगे और मजदूरों के लिए ज्यादा काम करने जैसा माहौल मिलेगा और उनकी चिंता भी सरकार करती है। जैसे अभी ये किया है कि मजदूरों के लिए किराए पर घर सरकार मुहैया कराएगी, सरकार देगी, यानी पीपीपी में प्रोजेक्ट होगा। कोई कारखाना लगा रहा है, उसके पास कोई जमीन है या दूसरी जमीन भी है, उस पे वो घर बांधेंगे, 2-2 रूम का अपार्टमेंट मजदूरों को दे दिया। वो दिया तो वो एक जगह रहे, साफ सुथरे स्थिति में रहे, झुग्गी झोपड़ियों में नहीं रहेंगे और वो केवल महीने का किराया देना पड़ेगा जो आज झुग्गी में भी देना पड़ता है। क्या तो प्रकाश जी, आप किराए में उनको मकान देने की योजना इसी का हिस्सा है। प्रकाश जी, हम देखते थे पहले, आज से 50-60 पहले जो उद्योगपति थे वो बाकायदा एक नगर बसा देते थे। जैसे दिल्ली के पास मोदी नगर है, जैसे टाटा नगर हुआ जमशेदपुर में, जमशेदपुर वाला, या आपके किर्लोस्कर वाड़ी हुई पुणे के पास। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आजकल के उद्योगपति वो विजनरी नहीं है कि अपने यहाँ काम करने वाले खासकर श्रमिकों को अपने साथ रहने का इंतजाम करा सके? अगर ये होता तो आज की तारीख में धारावी जैसी जगह पर लाखों लोग नहीं रह रहे होते और फिर भागने पर मजबूर नहीं होते। नहीं, ये निश्चित है कि इस निमित्त से ये जो सामाजिक खाई की बात है और जिस तरह से मजदूरों को केवल आओ, काम करो, पैसा लो, चले जाओ, हमारा आपका कोई लेना देना नहीं, ऐसा जो समझते थे उनके साथ मजदूर पलायन किए है। जो लोग मजदूरों का ख्याल करते हैं और 1 अप्रैल महीने का ही तनख्वाह देना था, मार्च में तो 25 तारीख तक काम किया ही था, अप्रैल का एक तनख्वाह देना था, जिन्होंने नहीं दिया वहां के मजदूर लगभग गए हैं। लेकिन जिन्होंने मजदूरों को दिया, उनका ख्याल रखा, उनको खान पान और बाकी सारी व्यवस्थाएं मिली, उनके लोग ज्वाइन भी हुए और आज आधे से ज्यादा उद्योग देश भर में शुरू हो गए और वहां पूरे संख्या में मजदूर है। जी प्रकाश जी, एक चीज हम जानना चाहेंगे। पहले कहा गया था कि मई में पीक आएगा इस बीमारी का। आप लोग तमाम एक्सपर्ट से सरकार बातें कर रही हैं, आप सरकार के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं। मॉनसून के आने से पीक अभी आना बाकी है या पीक आ चुका है? किसको आप पीक कहते हैं और ये मामला कहां तक जाता दिखता है? कितने केसेस और? ना मैं वैज्ञानिक हूं ना ज्योतिषी हूं, तो मुझे मालूम नहीं है कब पीक आएगा। लेकिन जो डॉक्टर्स और जो एम्पावर्ड ग्रुप्स है वो जो अंदाजा दुनिया के अनुभवों के आधार पर, क्योंकि किसी को मालूम नहीं है, अब चाइना में वुहान में हुआ और वुहान में रुक गया, बाकी जगह ब्राजील में और ज्यादा गति से फैल रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, इसका हर देश अपना अनुभव कर रहा है और सभी अनुभवों को नजर लेके भारत का भी अंदाज करते हैं। मैं आशा करूंगा कि अभी जो है वो पीक होना चाहिए, तो आगे अच्छे दिन और आएंगे। हाँ, नहीं तो ये लंबा चलेगा तो थोड़ी तकलीफ बढ़ती है। बिल्कुल, ये आप उम्मीद की बात कर रहे हैं। मैं बता दूं दर्शकों को खासतौर पर कि जावड़ेकर साहब उम्मीद कर रहे हैं कि पीक आ चुका है, अब चीजें ठीक होंगी। लेकिन जावड़ेकर साहब, जो खबरें आ रही हैं दुनिया के तमाम मानचित्र के अलग अलग हिस्सों से, वो ये इशारा कर रही हैं कि ये वेव दोबारा भी आती है। साउथ कोरिया में विद्यालय स्कूल शुरू हो गए थे, वो दोबारा वेव आई, स्कूलों को बंद करना पड़ा। हम लोग लॉकडाउन में रियायतें दे रहे हैं, जैसा कि कहा जा रहा है कि ये अब खतरनाक वक्त है। आपको लगता है कि ये चीजें उल्टी भी पड़ सकती हैं? नहीं, ये देखो, ये ट्रायल एंड एरर है। अध्ययन के आधार पर, जो लोगों के अनुभव है उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं और जनता के भलाई के लिए कर रहे हैं। लेकिन दोनों तरफ से बोलने वाले डफली वाले कुछ लोग हैं। लॉकडाउन क्यों किया जल्दी, उस पर टिप्पणी करते हैं। अब लॉकडाउन क्यों उठा रहे हैं, उस पर टिप्पणी करते हैं। मजदूरों को जाने दिया, 60 लाख मजदूरों को, और घर में सुखरूप वो पहुंच गए रेलवे से, तो अब पूछने लगे कि मजदूर कैसे मिलेंगे उद्योगों को। तो दोनों तरफ से बोलने वाले डफलियां कुछ होती है, लेकिन वो सीरियस प्लेयर नहीं होते। लोग समझते हैं एक संकट से देश जूझ रहा है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश एक टीम जैसा बन गया है, इसलिए प्रधानमंत्री ने जो भी अपील किया लोगों ने माना। मुझे बताइए, इतने 120 दिनों में बाकी अनेक देशों में आंदोलन देखे, अशांति देखी,
बहुत सारे देखे नकारात्मक सूर आज नहीं है ना हमारे यहाँ, क्योंकि लोगों का मूल विश्वास है कि मोदी जी के उपायों के कारण हम बचे हैं। अब हमारा रोजी भी बचेगी और इसके लिए जो मोदी जी कहते हैं वो करना है, ये लोगों ने ठान लिया है। जावड़ेकर जी, आपने कहा कि ट्रायल एंड एरर पर चल रहा है, जैसा कि एक्सपर्ट बता रहे हैं, जैसा कि अध्ययन हो रहा है, उस पर सरकार रिएक्ट कर रही है। तो क्या मैं मानूं कि हर रोज पॉलिसीज चेंज होना, या जिसको कई लोग यू टर्न कह रहे हैं, वो दरअसल एक्सपर्ट की राय के मुताबिक हो रहा है, अध्ययन के मुताबिक हो रहा है? जो भी हो रहा है वो अध्ययन के मुताबिक हो रहा है, लेकिन रोज पॉलिसी नहीं बदल रही है। 15 दिन के बाद रिव्यू लेने की बात होती है, और लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 में जब समाप्त हुआ तभी एक एक नई रियायतें दी गई या नए बंधन डाले गए। तो जो भी उसमें नए कंसेप्ट आए ना, कंटेनमेंट जोन आया कि जहां ज्यादा प्रादुर्भाव है वही उसको सील करके उसमें एकदम हर घर का टेस्टिंग करके हर घर के इन्फेक्शन को अलग से ट्रीट करना, ये एक नया रवैया आया। तो ये जो दुनिया के सक्सेसफुल अनुभव है और हमारे भी लोगों के सुझाव है, उसके आधार पर ही तो होता है निर्णय। सरकार कोई जादुई मंत्र से थोड़ी ना उपाय करती है, वो सबका सुनकर और देश भर का फीडबैक लेकर ही। तो मैं ये मान के चलूं प्रकाश जी कि लॉकडाउन 5 भी आ रहा है 31 तारीख के बाद? ऐसा है, कुछ जगह 11 शहरों में अभी भी 80% जो अपने यहाँ इन्फेक्शन है वो 11 शहरों में है। तो 11 शहरों के लिए तो कुछ बनेगा ही। जो कंटेनमेंट जोन सैकड़ों के संख्या में आज देश भर में अलग अलग शहरों में है, वहां भी बनेगा। कुछ नए ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा प्रादुर्भाव हुआ है, वहां भी कुछ कार्यक्रम होंगे। तो कुछ तो ऐतिहासिक कदम तो उठाए जाएंगे। अब उसको लॉकडाउन 5 कहते हैं या क्या कहते हैं, ये 2 दिन रुकिए, इंतजार कीजिए, तब तक आपको मतलब आप ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन की टर्म जो है वो चेंज हो सकती है, लॉकडाउन नहीं होगा, कुछ और ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने कहा, आपने कहा कि लॉकडाउन 5 होगा था, तो उस पर मैंने कहा ये जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ये स्थिति है कि कुछ शहरों में ऐतिहासिक कदम उठाने पड़ेंगे, कुछ कंटेनमेंट जोन में ऐतिहासिक कदम उठाने पड़ेंगे, यानी एक्शन समाप्त नहीं हुई है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है प्रकाश जी, क्योंकि आप सरकार के आधिकारिक तौर पर प्रवक्ता हैं, आप तमाम बैठकों का हिस्सा होते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं और देश जानना चाहता है कि क्या चीन के साथ भारत युद्ध के स्तर पर जा रहा है, जिस तरह का तनाव बॉर्डर पर देखा जा रहा है? नहीं भाई, चीन के संबंध में विदेश मंत्रालय जो भी कुछ कहना है कहते हैं, लेकिन चीन के संदर्भ में डोकलाम के समय भी हमने एक तनाव देखा और 2 महीने के अंदर वो खत्म भी हो गया। तो विश्वास करें, भारत अपने हितों की रक्षा और हिफाजत करना जानता है और करेगा। लेकिन अभी खबर आज ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूड खराब है, जिस तरीके के साथ चीन पर विवाद चल रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप के ऑफिशियल साउंड बाइट है वॉशिंगटन से। इसको आप कैसे देखते हैं? अमेरिका का इस मामले में मध्यस्थता की बात करना, ट्रंप साहब का बयान देना। भारत के सभी मित्र देशों के प्रमुख अपने पत्रकार वार्ता में क्या बोलते हैं, उस पर हम जैसे पैनल में लोग बैठते हैं और एक दूसरे की हम चर्चा करते, वैसी चर्चा हम नहीं करते। क्योंकि अब ये तो भारत और चीन के बीच का द्विपक्षीय मामला है ना, इसमें क्या हम मध्यस्थता की बात सोच भी सकते हैं या हम चाहेंगे? ऐसा है, लोकतंत्र में अपनी बात कोई भी कहे, लेकिन भारत ने उस पर जो भी कुछ कहना है वो विदेश मंत्रालय कहेगा। हम और टीवी के कार्यक्रम में जरिए अमेरिका को संदेश नहीं देते। पर अमेरिका ये कर रहा है सर, ट्रंप साहब ये कर रहे हैं, टीवी के माध्यम से संदेश दे रहे हैं, कभी ट्वीट करते हैं, हम कभी नहीं टीवी करेंगे, के माध्यम से कहते हैं। लेकिन हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारी मैच्योरिटी है। लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगा और ये देश भी जानना चाहता है, क्योंकि आज की तारीख में चीन घर घर के अंदर घुसा हुआ है, अलग अलग व्यापारिक तरीकों से, अलग अलग सामानों के जरिए। क्या चीन के साथ सामान का खरीद बिक्री की चीजें भी, आप जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत के ऐलान कर रहे हैं,
क्या उसको भी सरकार कम करेगी आगे जाकर स्वावलंबी बनाने के लिए, स्वदेशी आत्मनिर्भर बनाने के भारत लिए? का मतलब, आत्मनिर्भर भारत का मतलब अलग थलग पड़ जाना नहीं है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब दुनिया का साथ व्यापार बंद करना नहीं है, लेकिन आयात कम करना और निर्यात बढ़ाना, ये उसका एक सरल अर्थ है। तो आयात कम करना, इसमें लोगों की भी मानसिकता बनती जाती है, उसके साथ साथ हमारे घर में ज़्यादा शोध हो। और जैसे आपने देखा अभी कोविड के समय, पहले तो हम ना स्वैब स्टिक बनाते थे, ना पीपीई सूट्स बनाते थे, ना मास्क बनाते थे, ना कुछ भी बनाते थे। जी हाँ। ये वेंटिलेटर नहीं बनते थे, तो टेस्ट लैब्स हमारी नहीं थे। अब सब भरपूर प्रचुर मात्रा में 4 महीने में मेक इन इंडिया का एक नया गतिशील अध्याय हमने देखा कि आज कोविड की लड़ाई में भारत एक तरह से अपने आत्मनिर्भर हो गया। यह आत्मनिर्भरता की कल्पना है। आत्मनिर्भरता की कल्पना ये नहीं कि एक भी चीज बाहर नहीं लाएंगे। अच्छा, लेकिन ये लोगों आपने को अगर क्लैरिटी, अच्छी चीज, जी आप क्लैरिटी लेके आए, उसके लिए बहुत 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 अच्छी बात है ये, क्योंकि दर्शकों के दिमाग में ये बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए। आखिरी कुछ मिनट बचे हैं प्रकाश जी, मैं आपसे एक बड़ा आसान सा सवाल पूछना चाहता हूं। आप लॉकडाउन के दौरान आपने देश को रामायण और महाभारत दिखाई, दोबारा पुनर्जीवित कर दिया उस सीरियल्स को जो 80 के दशक में आए थे। ये क्यों नौबत आई? ऐसा क्यों लगा आपको कि इसकी जरूरत है? नहीं, रामायण महाभारत कोई नौबत थोड़ी है। दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम है। इंडोनेशिया में मुस्लिम देश होकर भी वहां देखा जाता है। सभी मजहब पसंद करते हैं। यह मजहबी कार्यक्रम नहीं है, यह सांस्कृतिक विरासत है भारत की। और आज हमारा निर्णय इतना सही हुआ कि दुनिया के सभी कार्यक्रमों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए रामायण को सबसे ज्यादा प्रेक्षक मिले। लेकिन तो प्रकाश जी आप क्योंकि देश की भूख थी। प्रकाश जी आप इस वक्त तो कांग्रेस को धन्यवाद देंगे ना, क्योंकि रामायण महाभारत पहली बार में कांग्रेस के समय में आए थे। अब तो कम से कम धन्यवाद दे दीजिए इस काम के लिए। लेकिन अब वो उसका विरोध कर रहे हैं, अब वो उसका विरोध कर रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है। हमें रामायण महाभारत का, मैंने खुद रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर जी से बात किया, उनके परिवार से बात किया, बी.आर. चोपड़ा के परिवार से बात किया। उनको कहा कि हमें दे दीजिए, हम दिखाएंगे। लॉकडाउन का काल एक महत्वपूर्ण है जहां लोगों को अच्छा कार्यक्रम चाहिए। और पूरी नई पीढ़ी ने, करोड़ों की संख्या में नई पीढ़ी ने ये कार्यक्रम पहली दफा देखा, उनको बहुत अच्छा लगा। और इसलिए ये कार्यक्रम करना कोई गलत तो चीज है ही नहीं। आज आप श्रेय ले लीजिए। अब आज आप श्रेय ले लीजिए। 80 के दशक में राजीव गांधी श्रेय ले रहे थे इस बात का। प्रकाश जी, मैं वक्त निकाला, जुड़े हमारे साथ, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा। हमारी शुभकामनाएं और आपके साथ, आपकी सरकार के साथ है। थैंक यू सो मच।